पॉइंट वो लिख लिए मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, एक लिख लिए कृषि पर प्रभाव, और तीसरा लिखिए अब मृदा प्रदूषण के कारण उपजाऊ भूमि। हाँ, या नेक्स्ट लाइन से लिखिए ना, पहले मानव स्वास्थ्य वाला लिख के फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिए ना, वो वाला कृषि वाला, फिर नेक्स्ट लाइन से अब लिखिए, अभी जो लिखवा रहे हैं। मृदा प्रदूषण के कारण उपजाऊ भूमि, मृदा प्रदूषण के कारण उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। मृदा प्रदूषण के कारण उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर मृदा प्रदूषित होगा तो क्या होगा, उसमें वनस्पति का उगना मुश्किल हो जाएगा। वनस्पति उगना मुश्किल हो गया यानी बंजर भूमि हो गया, और बंजर भूमि हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मरुस्थलीकरण होने लगेगा। ठीक है, वो आसपास का क्षेत्र में वनस्पति नहीं मिलेगा, वनस्पति नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फिर वो मरुस्थल का रूप लेने लगेगा। ठीक है, और फिर लिखिए मृदा प्रदूषण के कारण, नेक्स्ट लाइन से या नेक्स्ट पॉइंट, मृदा प्रदूषण के कारण मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा, मृदा प्रदूषण के कारण मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में बाधा होती है। मृदा प्रदूषण के कारण मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में बाधा होती है। ठीक, हम अभी बताए राइजोबियम ये सब जो है, अगर मृदा प्रदूषण होगा तो ये बैक्टीरिया क्या होगा, बहुत बार मर जाएंगे, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा। यानी कार्बनिक चक्र जो चलता है, रासायनिक चक्र पृथ्वी पर, जैसे जल चक्र चला वैसे रासायनिक चक्र बताए थे ना कि जीव जंतु का घटन हुआ और सब लास्टली कहाँ मिला, मृदा में। तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी हो गई। अब मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो गई, और नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पौधा विकसित नहीं होगा, विकसित नहीं हुआ तो फिर सब चीज़ दिक्कत होगा, फिर हम लोग को रासायनिक उर्वरक डालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कुछ कुछ पॉइंट को हमेशा याद रखेगा। अभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारा चीज़ हम क्लास में बताया था और डायरेक्ट क्वेश्चन भिड़ गया था। हम हरित ग्रीन हाउस गैस बताए थे, ग्रीन हाउस गैस से एक क्वेश्चन आया था, आप लोग देखे कोई क्वेश्चन, उसमें आया था पृथ्वी का गर्म होने का कारण सूर्य द्वारा आती किरण ज़्यादा है अपेक्षाकृत जाती हुई किरण। तो गलत है, लौटता हुआ ज़्यादा गर्म करता है, क्योंकि आती हुई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी किसी को गर्म नहीं करता है, टकरा के जो वापस नहीं जा पाता। उसके बाद था उसी में कि लॉन्ग रेडियो वेव को जाने देता है, शॉर्ट वेव को रोक देता है। ये भी हम बताए थे, जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है कि लॉन्ग वेवलेंथ को लाए, और इसका उदाहरण भी हम दिए थे कार, कि लॉन्ग वेवलेंथ को अंदर जाने देता है लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ को बाहर निकलने नहीं दिया, गर्म हो गया गाड़ी। तो यही सब क्वेश्चन था। तो कुछ कुछ याद रखिएगा, हम तुरंत बनेगा। तो ये सब हमेशा पॉइंट याद रखिएगा, किससे क्या हो रहा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब कृषि भी पढ़िएगा तो ये काम आता है बहुत बार। इसका एक खास बैक्टीरिया भी होता है, ये भी बहुत बार पूछता है, जो दाल के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम ऐसा ही कुछ नाम है, राइबेरियम या राइजोबियम ऐसा ही कुछ नाम है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको काम दे देगा एग्जाम में, चाहे बायोलॉजी में, चाहे इन्वायरमेंट में, चाहे एग्रीकल्चर में, कहीं भी दे सकता है। तो या केमिस्ट्री में दे सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो याद रखिएगा। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट इसमें लिखिए कि मृदा प्रदूषण से कई प्रकार की वनस्पतियाँ, मृदा प्रदूषण से कई प्रकार की वनस्पतियाँ तथा मृदा में रहने वाले जीव जंतु, मृदा प्रदूषण से कई प्रकार की वनस्पतियाँ तथा मृदा में रहने वाले जीव जंतु प्रभावित होते हैं।
ठीक है, हो गया। अब लास्ट लिखिए मृदा प्रदूषण का नियंत्रण या मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जो भी लिखिए। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय या मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण। ठीक है, लिखिए पहला नंबर, अपशिष्टों को एकत्रित कर, अपशिष्ट यानी वेस्ट, अपशिष्टों को एकत्रित कर उनका पुनर्चक्रण, अपशिष्टों को एकत्रित कर पुनर्चक्रण करना, उनका पुनर्चक्रण करना, अपशिष्टों से, उसी में आगे लिखिएगा, अपशिष्टों से खराब धातुओं यानी अपशिष्ट धातुओं, वही हो गया, अपशिष्टों से खराब धातुओं तथा प्लास्टिक को इकट्ठा कर उनके पुनः प्रयोग पर जोर देना, उनके पुनः प्रयोग पर जोर देना। ठीक है, सेकंड लिखिए, वन कटाव पर प्रतिबंध लगाकर, वन कटाव में प्रतिबंध लगाकर यानी वन कटाव को रोकना, बेसिकली वन कटाव में प्रतिबंध लगाकर मृदा अपरदन तथा इसके पोषण तत्वों को सुरक्षित रखने के पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए मृदा संरक्षण प्रणालियों को अपनाना, मृदा संरक्षण प्रणालियों को अपनाना। वन कटाव में प्रतिबंध लगाकर मृदा अपरदन तथा इसके पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए मृदा संरक्षण प्रणालियों को अपनाना, मृदा संरक्षण प्रणालियों को अपनाना। ठीक है, जब हम लोग पेड़ पौधा की कटाई पे रोक लगाएंगे तो क्या होगा, मृदा संरक्षित होगा। और मान लीजिए अगर मृदा कटाव हो भी रहा है तो हम क्या कर दें, बाढ़ टाइप का बना दें, बाढ़ समझते हैं ना, वो मिट्टी का जो अगर बना दिया जाए थोड़ा ऊंचा, तो अगर मृदा का कटाव होगा तो एक जगह जाके वो जमा हो जाएगा, फिर उसका पुनः हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड लिखिए, रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का प्रयोग करना। ठीक, कितना नंबर हुआ, 3। चौथा लिखिए, गहन कृषि पर नियंत्रण करना, गहन कृषि पर नियंत्रण करना, गहन कृषि पर नियंत्रण करना। ठीक, 5वां लिखिए, फसलों को बदल बदल कर लगाना,
यानी समझ गए, बदलवाना लगाना मतलब एक ही फसल पर निर्भर नहीं रखे, फसलों को बदल बदल कर लगाना। ठीक है, एक लिखिए नेक्स्ट, बाढ़ के खतरों से, उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, बाढ़ के खतरों से भूमि को नष्ट होने से बचाने के लिए, बाढ़ के खतरों से भूमि को नष्ट होने से बचाने के लिए योजनाओं का निर्माण करना। बाढ़ के खतरों से भूमि को नष्ट होने से बचाने के लिए योजनाओं का निर्माण करना। बाढ़ के खतरों से भूमि को नष्ट होने से बचाने के लिए योजनाओं का निर्माण करना। ठीक है, गहन कृषि को समझते हैं? एक ही फसल को बार बार हम लगाए जा रहे, वही हो गए गहन कृषि। गहन कृषि से क्या होता है ना कि मिट्टी का जो खनिज है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और एक समय आएगा कि वो क्या हो जाएगा, वो बंजर हो जाएगा। तो बंजर हो गया तो आपका कोई काम का नहीं, इसीलिए गहन कृषि नहीं करना चाहिए। गहन कृषि के जगह पे आप क्या कीजिए, अलग अलग कृषि को बना के कीजिए। यानी अभी धान किए तो फिर कोई और लगाइए, फिर कोई और लगाइए, तब कोई और लगाइए। तो ऐसे क्या होगा, मृदा में जो जो रासायनिक चाहिए होता वो सब मिल जाए, क्योंकि सब पौधों के लिए एक ही खनिज जरूरी नहीं होता। ठीक है, जैसे आप बताइए अभी जितने हम लोग हैं सबको एक ही खनिज की कमी हो जाएगी नहीं ना, हो सकता है किसी को विटामिन डी का कमी हो, किसी को आयरन का कमी, किसी को सोडियम का कमी, किसी को पोटेशियम का कमी। तो जिसका जो रिक्वायरमेंट आपको वही देना है। लेकिन जब आप अगर सबको यहाँ पे एक ही चीज़ खिलाने लगेगा तो किसी ना किसी के लिए हानिकारक हो जाएगा और अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कृषि जब भी होता है तो एक ही को कीजिएगा तो क्या होगा, पूरा मृदा से खनिज, वो जो मान लीजिए किसी पौधे को पोटेशियम चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, उस मृदा से पूरा पोटेशियम वो ख़त्म कर देगा। तो जो फिर अगला पौधा लगाइएगा तो फिर वो हो सकता पोटेशियम जिसको ज़रूरत होगा वो होगा ही नहीं। तो इसलिए बोला, लेकिन अगर आप अभी जो लगाए उसको पोटेशियम चाहिए था, वो एक मात्रा में पोटेशियम ले लिया, अगला पौधा लगाया उसको पोटेशियम नहीं चाहिए, उसको चाहिए आयरन, आयरन ले लिया, उसके बाद कोई और चाहिए, उसको और चाहिए। तो देखिए मृदा में क्या होगा, सब एक अनुपात में सब कुछ बचा हुआ रहेगा। इसी को बोला जाता है गहन कृषि। ठीक है, यानी डीप फॉरेस्ट एग्रीकल्चर। तो वो याद रखिए। ठीक है, बाढ़ वाला लिख लिए ना। और एक मिनट, हाँ लास्ट एक लिख लीजिए, उसको क्या बोलते हैं जो पेड़ पौधा में लग जाता है कीड़ा, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कीड़ानाशक, कीटनाशक। हाँ, कीटनाशक रसायनों के प्रयोग को सीमित करना। कीटनाशक रसायनों के प्रयोग को सीमित करना। कीटनाशक रसायनों के प्रयोग को सीमित करना। ठीक है, ये वाला लिख लिया था ना, रासायनिक उर्वरक के जगह जैविक खाद का प्रयोग करना। ठीक है, इतना काफ़ी है, और भी अगर आपको मिले तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही क्वेश्चन आएगा कि मृदा प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण कैसे होता है, कारण बताइए, उसका रोकथाम बताइए और प्रभाव बताइए, यही क्वेश्चन बनता है। हो गया सब। नेक्स्ट लिखिए ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि आजकल हमारे क्या कर रहा है, मानवीय स्वास्थ्य पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लोग बहरेपन का शिकार हो रहे हैं, उनमें मानसिक विकृतियाँ हो रही है, मानसिक बीमारियाँ हो रही है,
क्योंकि क्या है, कान डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ है। अब जो भी हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग सुनने के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन मिला, कार्य किया, तो कान से हमारा सिग्नल गया ब्रेन में, ब्रेन फिर फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। तो होता क्या है कि अगर हम साउंड पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में रहेंगे तो देखिए आपका क्या होगा ना, वो एक किचकिचापन समझते हैं ना, किचकिचाना, वो होते जाता है। अभी यहाँ पे मोटर चलने लगे, देखिए आपको मन नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में भी वहाँ मन लगता है जहाँ बहुत शांति है, या आजकल रहना भी वहाँ पसंद करते हैं जहाँ बहुत शांति है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, छुट्टी में कहाँ चल जाते हैं, गांव या अपना फार्म हाउस जो दूर बनाते हैं वहाँ रहने चल जाते हैं, कारण कम से कम 2-3 दिन शांति से रहे। तो ये होता है। अब उसी में है, यहाँ मान लीजिए बहुत हल्ला हो रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप भी हल्ला कर रहे तब अलग बात है, नहीं तो अगर आप हल्ला नहीं करें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण। लेकिन अगर आप जब क्रिकेट खेल देखने गए हैं तो आपको चिल्लाना ही पसंद होगा, ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसा माहौल रहता है कि आप उसमें ढल जाइएगा। क्योंकि एक तो वो एरिया बड़ा, वहाँ साउंड पोल्यूशन होगा नहीं क्योंकि वो उड़ गया। लेकिन अगर आप पैक घर में आप साउंड उत्पन्न कर दीजिए तो देखिए साउंड पोल्यूशन होता है। फिर आजकल यहाँ और बड़े बड़े महानगरों में आप सुनिएगा कि क्या कर रहे हैं लोग, लेट नाइट पार्टी करते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक घर पे, और ज़्यादा तेज़ साउंड बजा के साउंड मतलब गाना सुनते हैं, डांस करते हैं, जो भी करते हैं। तो अगल बगल वाले लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं पुलिस को, करते हैं, कारण साउंड पोल्यूशन हो रहा है। आप एक लिमिट्स पे सुनिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी शादी उदी में क्या है, डीजे पे 11 बजे के बाद बैन है, यानी डीजे आप नहीं बजा सकते। हाँ, आप कहीं ऐसा जगह बजा रहे हैं जहाँ आसपास कोई है ही नहीं तो बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैन है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि ये क्या करता है, नॉइस पोल्यूशन करता है। क्योंकि साउंड ऐसा चीज़ है जिससे वाइब्रेशन भी निकलता है, और साउंड ही है जिससे किसी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। कभी सुने हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। क्योंकि जब साउंड पढ़ा रहे थे तो हम पहले ही बोले थे, अगर यहाँ स्पीकर बज रहा तो देखिए आपका बाल हिलने लगता है, अपने आप सट हिलने लगेगा, अपने आप धड़कन तेज होने लगेगा। कभी हुआ है, नहीं हुआ तो गौर कीजिएगा, आप खड़ा रहिए तो देखिएगा सट अपने आप हिलने लग रहा है। तो क्या हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ मैच करने लगा, तो क्या हो गया, जिसके कारण सब कुछ होता है। और साउंड में बहुत वाइब्रेशन भी होता है, तो जिस कारण क्या हो गया, बीपी बढ़ जाता है और कभी कभी हार्ट अटैक की समस्या होती है। इसलिए आप सुनिएगा बहुत बार कि डीजे बजने से ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कारण यही सब है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें साउंड रहता है, वो इतना रहता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसलिए सबका एक लिमिट होता है, लिमिट में सुनिए तो ठीक है। इसी कारण आजकल मोबाइल में फीचर आया ना, आधा घंटा आप ईयरफोन लगा के सुनिए, आपको मैसेज आ जाता है, आता है ना। और जहाँ आप एक लिमिट से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएगा तो वो आपको मैसेज दे देता है कि मत बढ़ाइए। लेकिन पब्लिक है बहुत भीड़, वो सुनेगा नहीं, वो 100 में सुनेगा तो सुनिए, ठीक है। इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर इसी का देखिए एक दुरुपयोग क्या है, आजकल बच्चे लोग में ही क्या हो जा रहा है, चश्मा लग जा रहा है, ठीक है, कारण मोबाइल, टीवी, ऑनलाइन क्लासेस। देखिए एक ऑनलाइन क्लासेस का एक अच्छा पक्ष भी है और एक बुरा पक्ष भी है। अच्छा पक्ष ये है कि दूर किसी के पास साधन नहीं है आने का तो वो घर बैठे कर सकता है। जैसे खास करके मान लीजिए लड़की लोग हैं या जिनका शादी हो गया, ठीक है, उनको अगर पढ़ने का शौक़ है, एग्ज़ाम पास करने का शौक़ है, तो क्या है, बाहर आ नहीं पाती या आना दिक्कत है, यातायात की सुविधा नहीं है, तो क्या हो गया, घर में उनके लिए अगर ऑनलाइन व्यवस्था मिल गई तो घर में पढ़ के अच्छा कर सकती है, ठीक। लेकिन इसका दुरुपयोग क्या हो जाता है कि बच्चे आजकल मोबाइल क्लास करने के बहाने गेम खेलने लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आँख पे जोड़, माइंड पे जोड़ और कान पे भी जोड़, तीनों जोड़ पड़ा। इसीलिए देखिए आजकल बच्चे लोग बहुत ज़्यादा किचकिची वाला हो जा रहा है, तुरंत गुस्साने लग रहा है। कारण है गेम उनका दिमाग को बदल रहा है, जैसा वो रोज़ करते जाएंगे आपका बदल रहा है। आप रोज़ रील देखते रहिए, आपका में थोड़ा चेंजेज आने लगेगा कि नहीं ये करे वो करे, ये है वो है, इस तरह से होने लगेगा, ठीक है। तो ये सब अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, सब मानवीय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और हम पहले ही बताए जो मानवीय स्वास्थ्य से जुड़ा होगा सब क्या होगा, प्रदूषित, सब हानिकारक होगा। इसीलिए जो हम लोग भोजन कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, जिस कारण ये हो रहा है। अब जो भी हम लोग बाहर का चीज़ खा रहे हैं वो आज ही का दे रहा है या कल का बना हुआ दे रहा है, कोई जानता है, हो सकता है कल वाला भी दे दे,
तो इसीलिए बहुत सारा चीज़ है, और इसी को थोड़ा सा और जोड़िएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। तो फूड प्रोसेसिंग का काम चल रहा है भारत में, यानी खाद्यों को सुरक्षित रखना, खाद्य यानी खाद्यान्न को। जैसे टमाटर का भी देखे थे, किसान लोग क्या किए थे, रोड पे फेंकने लगे थे, कारण रेट कम होने का कारण क्या हो गया था, इतना ज़्यादा टमाटर हो गया था, बेचे तो कहाँ बेचे। अब 20 रुपये बेचेगा तो आप लीजिएगा आधा किलो, उसके पास है 1 टन, हम लोग इतना जन मिल के आधा किलो लिए, नहीं बिका, उसको ऑटोमेटिक रेट कम करना पड़ेगा। और जैसे रेट कम किया 10 रुपया, तो आप क्या किए, 1 केजी ले लिए, तो कम से कम हम लोग इतना जन लिए तो 40-50 किलो चल गया। अब 40-50 तो कुछ तो कम हुआ, लेकिन फिर भी क्या था, टमाटर ये सब ऐसा है कि 2-3 दिन बाद खुद सड़ने लगेगा या गलने लगेगा। तो अब उसका तो पूरा लॉस हो गया ना, क्योंकि पब्लिक तो सीमित, आप पब्लिक को कहाँ बेचिएगा, समझ रहे हो ना बात को। हम बनाने का खूब बना दें, हम बेचेंगे कहाँ, कोई उपाय नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, सरकार को बोलते खरीदने। अब सरकार भी कहाँ खरीदे, रखने का जगह नहीं, क्योंकि भारत उतना विकसित है नहीं। इसीलिए अभी किस पे, कोल्ड स्टोरेज पे बात चल रहा है कि कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, जहाँ पे टमाटर को रख के कम से कम 1 महीना तक सुरक्षित रखा जाए, इतना ठंडा रहता है वो। और भी कोई खदान है तो उसको रख के बहुत दिन तक उसको, ताकि जब ज़रूरत पड़े या कमी पड़े तो उसको निकाल दिया जाए। तो उस पर बात चल रहा है। तो इसीलिए ये सब जैव तकनीकी का बात चल रहा है। जब हम लोग साइंस टेक पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ को इसी से जोड़ के आप बढ़ा सकते हैं कि किसके कारण क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा। ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल मिनिस्टर, कपड़ा मंत्रालय। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है केंद्र में? चिराग पासवान। ठीक है, चिराग पासवान को जान रहे हैं, बिहार के हैं, रामविलास पासवान के बेटे, वही है क्या अभी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अल्पसंख्यक मंत्री, अभी से याद नहीं कीजिएगा ना तो कभी मंत्री याद नहीं होगा, क्योंकि मंत्री आपको 2-3 को याद करना होगा। एक केंद्र मंत्री, दूसरा झारखंड का मंत्री, और तीसरा अगर झारखंड से कोई मंत्री है तो वो, तो झारखंड से कैबिनेट में एक है अन्नपूर्णा देवी जो बाल विकास मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री, और एक संजय सेठ जो राज्य मंत्री है, राज्य रक्षा मंत्री है। तो अंतर चीज हो गया। तो उसी तरह याद रखिएगा, अल्पसंख्यक मंत्री है किरण रिजिजू। ठीक है, जो पहले थे कानून मंत्री, अब है वो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। हाँ ठीक है, तो कुछ कुछ याद रखिए, नहीं तो नहीं होगा याद, इतना आसान नहीं है, हम पहले बता रहे हैं। जैसे इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 में मेंस वाला में कौन 2 टीम जुड़ा, कौन सा 2 टीम नया खेल रहा है? एक यूएसए और एक कनाडा। कनाडा भी खेल रहा है ना, नहीं कोई देख रहा है वर्ल्ड कप? ऐसे सही बात है, नहीं है देखना चाहिए। जब मेन वर्ल्ड कप हारा तबे से सबका हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखिए कम से कम ये सब चीज़ कुछ कुछ याद रखिए, नहीं तो याद नहीं होगा। एग्जाम्स में बहुत प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि याद करने के लिए बहुत चीज़ है। करंट अफेयर्स अपने में बहुत बड़ा चीज़ है। आप देख लीजिए, सचिवालय कितना महीना डिले हो गया, लगभग 6 महीना डिले हो रहा है ना। अगर अभी तो और कोई एग्ज़ाम नहीं है आप लोग का, यानी नेक्स्ट सचिवालय आएगा सबका, उसके अलावा तो अभी कोई एग्ज़ाम नहीं। सोच लीजिए, होना था जनवरी, हो रहा है अब, अभी भी डेट फिक्स नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी हो सकता है। डिले कितना हुआ? 6 से 7 महीना। ठीक है, तो 6 से 7 महीना आपको नया करंट पढ़ना है, और कम से कम 6 महीना पहले का पढ़िएगा। तो 1 साल ऐसे भी हो गया, लेकिन 1.5 साल का लेके चलना पड़ेगा। अब अगर उस समय 4-5 सेट तैयार हुआ होगा, उसी को अगर दे देगा तो अलग बात है, नहीं तो अगर नया सेट होगा तो नया अलग बात है। लेकिन चूंकि एजेंसी नया है तो नया सेट होगा, क्योंकि 2006 जेपीएससी का जब मेंस लिख रहे थे ना, तो 2016 हाँ 17 में उसका मेंस होना था, लेकिन केस के कारण 2016 का दिसंबर में पीटी हुआ था।
फॉर्म भराया था 2015 से 2016 तक, 1 साल फॉर्म में भराता रहा था, मतलब टाइम देता था, केस हुआ फिर टाइम दिया, फिर केस हुआ फिर टाइम दिया, तो अल्टीमेटली लास्ट दिसंबर 2016 में एग्ज़ाम हो गया। 17 में होना था मेंस, तो क्वेश्चन जेपीएससी रेडी कर दिया था मेंस का, लेकिन 17 में नहीं हो पाया केस के चलते, 18 नहीं हो पाया, 2019 में हुआ, लेकिन क्वेश्चन कब का आ गया, 2017 का छपा हुआ। ठीक है, तो मेंस में भी क्वेश्चन उसी समय का था, लेकिन चूंकि मेंस में करंट का उतना वेटेज नहीं है इसलिए काम चल गया। लेकिन एक में काम नहीं चल पाया था, वो हिंदी का सवाल था, उसमें हिंदी था या झारखंड हिस्ट्री वाला पोर्शन था, ऐसा ही कुछ था, उसमें बोल दिया था 2016 तक झारखंड की राजनीतिक स्थिति पर एक टिप्पणी लिखे या निबंध लिखे, तो जो 2016 तक बोला था, जबकि हम लोग एग्ज़ाम कब दे रहे थे, 2019, इसलिए 2-3 दिक्कत था। तो अब बोला कि सब पहले क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वैलिड है, कहीं गलत नहीं है। अगर अभी सचिवालय में 2020 का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ है। अगर ओलंपिक का पूछ दे तो आप नहीं बोल सकते कि करंट नहीं है, क्योंकि लास्ट ओलंपिक जब हुआ वही करंट है, तो इसलिए नहीं बोला जा सकता। इसलिए आपको सब कुछ लेके चलना होगा। तो थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ते रहिए, कुछ कुछ चीज़ दिमाग में रखिए, सब हो जाएगा। लिखिए ध्वनि प्रदूषण। जब ध्वनि आवश्यकता से अधिक तेज होने पर शोर का रूप ले लेती है। जब ध्वनि आवश्यकता से अधिक तेज होने पर शोर का स्वरूप ले लेती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और उसी में आगे लिखिएगा, जब किसी वस्तु से जनित ध्वनि की तीव्रता सामान्य से अधिक हो तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल, डीबी लिखते हैं। ठीक है, लिखिए ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है, डीबी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय जिनेवा। ठीक है, सचिवालय में ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी, सब पढ़ना है, याद रखिएगा ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़। फिर डांस, सबके बारे में पढ़ना है, क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस, सब
लिपि, भाषा सब पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए तो बहुत प्रेशर होगा। लिखिए WHO द्वारा, इसी में नेक्स्ट लाइन से लिखिए, WHO द्वारा ध्वनि की तीव्रता को निम्न प्रकार से बांटा गया है। WHO द्वारा ध्वनि की तीव्रता को निम्न प्रकार से बांटा गया है। अब देखिए ये जो लिखा रहे हैं ये समय समय पे सर्वे के साथ चेंज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अभी भी बोल रहे हैं हम, ये जो लिखवा दिए यही इसी को एकदम सही नहीं, लेकिन जो अभी तक फिलहाल है उसी का हम बात कर रहे हैं। नहीं तो समय समय पे जैसे जैसे स्टडी होगा, शोध होगा, ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो WHO द्वारा क्या लिखे, ध्वनि की तीव्रता को निम्न प्रकार से बांटा गया है। लिखिए 20 से 40 डेसिबल, हाँ पहला नंबर लिखिए उसमें, फर्स्ट नंबर 20 से 40 डेसिबल। ट्वेंटी टू 40 dB। अब देखिए 45 भी कहीं कहीं दिख सकता है, 50 भी दिख सकता है। 20 से 40 डेसिबल सामान्य, डैश दे के लिखिए सामान्य, ठीक। सामान्य यानी जो हम लोग बोलचाल कर रहे हैं ये सब क्या है, 20 से 40 डेसिबल हो गया। और जो हम लोग बोल रहे हैं वो कौन सा ध्वनि के रूप में आएगा, अपश्रव्य, पराश्रव्य या श्रव्य? श्रव्य, ऑडिएबल है जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपश्रव्य और पराश्रव्य होगा तो हम लोग ना उसको सुन पाएंगे ना बोल पाएंगे, ठीक। क्योंकि ये कितना से कितना हर्ट्ज के बीच में होगा, 20 से, ऐसा लिख सकते हैं ना, किलो हर्ट्ज लिखे है तो 20,000 हर्ट्ज, हाँ पराश्रय यानी आवृत्ति कितना के बीच में होना चाहिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, तो उसको 20 kH लिख दिए, किलो हर्ट्ज, किलो यानी 1000, तो 20,000 हो गया, ठीक। तो याद रखिएगा कि श्रव्य ध्वनि का पराश्रय कितना होता है, आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसी में जो हम लोग बात कर रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट जो बजता है, गाना उना सब क्या है, इसी के बीच में, यही हम लोग बोल पाएंगे, सुन पाएंगे। उसी में हम लोग जो सामान्य बोलचाल कर रहे हैं वो कितना बोला गया है, 20 से 40 डेसिबल, ठीक है। उसके बाद लिखिए 75 डेसिबल से अधिक या 85 डेसिबल से अधिक। नेक्स्ट सेकंड नंबर, पहला हो गया 20 से 40 या 50, सेकंड लिखिए 75 या 85 से अधिक। एक ही है 75, समझिए रेंज समझिएगा, एक 40 से 50 बोल रहे, एक 75 या 85, 85 से अधिक। ये इसको लिखिए शोर, डैश देके, शोर, नॉइस, शोर। शोर मतलब समझ गए ना, आप सब्जी खरीदने चल जाइए, मछली बाजार जो बोलता है वो क्या है, शोर। आपको एक जन का आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देगा, लेकिन हम लोग जो 20 से 40 में बात करेंगे तो देखिए सुनाई देगा। आप लोग जो बोल रहे हैं वो भी सुनाई देगा, हम जो बोल रहे हैं वो भी सुनाई देगा। अगर आप लोग एक साथ भी बोल रहे हैं तब भी सुनाई दे रहा है, लेकिन शोर अलग हो जाता है। शोर में क्या हो जाता है, गूंज वाला स्थिति हो जाता है, और गूंज ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर लिख लीजिए 120 या 125, थर्ड नंबर 120 या 125 डेसिबल से अधिक। एक 120 या 125 से अधिक, डैश दे के लिख लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो यानी आप याद रखिए जो दूसरा और तीसरा लिखे 85 से अधिक और 120 से अधिक, ये क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ये दोनों ध्वनि प्रदूषण हो गए, क्योंकि एक शोर वो भी हम लोग को पसंद नहीं है, नहीं ना पसंद, कि किसी को पसंद है, तो पसंद नहीं है यानी प्रदूषण। और 120 तो ऑटोमेटिक पसंद नहीं है लेकिन प्रदूषण है। लेकिन खास खास जगह फिर बोल रहे हैं, खास खास जगह पे ये प्रदूषण नहीं होगा, ये आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप स्टेडियम में चल जाइए, धोनी बैटिंग करने के लिए उतरा, सब चिल्लाने लगा, तो आप भी चिल्लाइएगा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक। आपका कोई पसंदीदा नेता अगर स्टेज पे बोल रहा है तो देखिए चिल्लाना। या अभी का चुनाव में देख लीजिए, अगर मोदी जी भाषण है तो कितना ज़बरदस्त चिल्लाता था सब, मोदी मोदी चिल्ला रहा है तो वो क्या है, उसमें आप भी चिल्लाइएगा, तो वो शोर नहीं होगा क्योंकि आपको ही पसंद है। लेकिन अल्टीमेटली वो साउंड प्रदूषण है,
लेकिन चूंकि उसका क्षेत्र बड़ा है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। वो अगर 120 डेसिबल से भी ज़्यादा है तो आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो गया, फैल गया तो एग्जैक्ट आपके कान पे नहीं आए। लेकिन यहीं पे अगर हम चोंगा बांध दे, अब बजा दे गाना, तो कैसा लगेगा आपको? 5-10 मिनट के लिए ठीक लग सकता, हो सकता है, उसके बाद फिर बंद कर दो, अब नहीं होगा ना। यही सब कारण है, ठीक है। तो ये 3 बांटा है, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, कोयला में जब हम बताए थे तो कहीं कहीं बुक में आपको 4 तरह बताए थे ना, तो हम 95% क्या लिखाए थे, एंथ्रासाइट। कहीं कहीं आपको 90 से 95 भी दिखेगा, ठीक है। 80 से 85 या 85 से 90 दिखेगा क्या, बिटुमिनस। हम 85 लिखवाए, तो वही रेंज याद रखिएगा। प्लस माइनस 5-10 जोड़ लीजिएगा। अब ई नहीं कि उसी को मान के चल रहे, ऑप्शन में भिन्न दे सकता है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। हम लिखवाएं 50% से नीचे पिट, कहीं कहीं उसको 50 से 60 भी लिखता है, कहीं कहीं 35 भी लिखता है, तो उस अनुसार मान के चलिएगा। लिग्नाइट का बहुत बार लिखता है 65% से हम ऊपर लिखवाएं, कहीं कहीं 65 से 75 भी लिखता है, कहीं 60 से 65। तो रेंज वही मानिएगा, खाली प्लस माइनस 5-10 कर लीजिएगा। तो अगर ऑप्शन में आए तो हड़बड़ा मत जाइएगा, अरे अब तो फंस गए, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगर 95 बोले तो 90 से 100 के बीच आप ले सकते हैं एंथ्रासाइट, 75 से 90 तक बिटुमिनस, 60 से 70-75 तक लिग्नाइट, और 60 से कम को आप पिट ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगी सर। उसी तरह ये WHO वाला प्लस माइनस कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि वही हो जाए, ठीक है। अब तो आप लोग पॉलिटी होगा, तो फिर कल आते, कल शायद 4 बजे मेरा होगा, ठीक है, तो उस अनुसार देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, कल आते तो कल इसको ख़त्म हो जाएगा, कल हम लोग उस समय घुस जाएंगे एसी ट्रेन सब में, ठीक है। आपका चल रहा है तैयारी, लिख रहे हैं कि नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है।